नेक्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। उस इफेक्ट्स को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है, रिमूव होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हो रही है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और पूरे प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक सर्टेन एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में अप्लाई की जाती है पूरे के पूरे मेटल्स पे, ठीक, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी को, और इसके बाद उस एनर्जी को यूज करता है वहां से रिमूव होने के लिए, वहां से डीअटैच होने के लिए। उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो हम यहाँ सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पास मैं ये मेटल का यूज कर रहा हूँ, सोडियम का ही मान लेते हैं मेटल इस्तेमाल कर रहा हूँ, या केजियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक। तो जो भी है मैं मेटल्स इस्तेमाल कर रहा हूं, उस मेटल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा मेरे लिए फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस। कौन बन जाएगा? फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस, SUBSTANCE। सेंसिटिव की स्पेलिंग सही है ना, SCENCI, देख लेना, ठीक। तो फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस बोला जाता है। अब जो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि हम एक कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट ट्रांसमिट कर दे एक मेटल में और हमें वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसके लिए एक टफेस्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें मूव होना होता है, फोटोसेंसिटिव प्रोसेस है। तो देखो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ही लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकती है, यानी प्रोड्यूस कर सकती है। हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पास नहीं रिमूव करेगी या फिर प्रोड्यूस नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो यह भी ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हो सकता है? तो एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब हम एक एनर्जी की फोटॉन्स को ट्रांसमिट करेंगे या फिर एक ऐसा एनर्जी उस मेटल तक पहुंचाएंगे, उस सब्सटेंस फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस तक पहुंचाएंगे जो कि हमारा इक्वल होगा वर्क फ्रैक्शन एनर्जी के, वर्क फ्रैक्शन, ठीक है। वर्क फ्रैक्शन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वर्क फ्रैक्शन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है एक मेटल के सरफेस से लीव अप होने के लिए, यानी वहां से छुटकारा पाने के लिए। उस एनर्जी को हम वर्क फ्रैक्शन एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम फाई से डोनेट करते हैं। तो अब इसी एक्सप्रेशन को हम ओवरऑल डोनेट करना चालू करते हैं, एक्सप्रेस करना चालू करते हैं, इसी जो भी हमने अभी समझा उसी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास अगर एनर्जी, जो भी हमारे पास एनर्जी है वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, अगर फाई से इक्वल हो या ग्रेटर हो, यानी वर्क फ्रैक्शन से ज्यादा हो या उसके इतना हो, तब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, वहां से प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E is equals to H into mu होता है। तो फर्दर इसी की इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फाई, और अगर समथिंग टू बी, इफ आई वांट टू राइट दैट, इट कैन बी, वी कैन आल्सो राइट इट एज mu is equals to और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन फाई बाय H, इस तरह से लिख सकते हैं, सही है। अब इसे चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, आगे जाके हम यूज करेंगे इसी चैप्टर के बाद, ठीक है। तो यहां पास जो हमारे पास ये म्यू आया है, फर्दर जो कि अगर इससे ग्रेटर देन हम नहीं कंसीडर करते, तो अभी एक कंडीशन ये क्रिएट अप हो गई। बट अगर हम क्या कंज्यूम करते हैं, यही वाली फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू फाई, यहां तो ओवरऑल एच क्या है, कांस्टेंट है, एच क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बट यहां पास वर्क फ्रैक्शन हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि वो हर एक मेटल्स, हर एक नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन कब एमिट नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर अगर ये इक्वल्स टू हम कंसीडर करते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, म्यू नॉट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। अब ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये हमारा एक्सप्रेस करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो कम से कम फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक मेटल की सरफेस से, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
थ्रेशोल्ड HOLD होल्ड FREQUENCY थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? उसी तरह से अगर बोलोगे एनर्जी के लिए भी, तो एक मिनिमम एनर्जी जो E नॉट के इक्वल है, जो कि सम टू बी अलाइक वी, जो कि इक्वल होगी F मतलब इस फाई के, ठीक है, सिंपल सा बोलोगे तो फाई के इक्वल होगी, मतलब वर्क फ्रैक्शन के इक्वल होगी। तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? एक मिनिमम एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि हमें रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सर में वही है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उस प्रोसेस को हम, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हो गया यहां तक। अब इसी एक्सप्रेशन को और अगर मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूं तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी। तो म्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा होता है, C बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं, और उधर H भेज दूंगा तो HC, और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस तरह से। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा लैम्डा के रिस्पेक्ट में अगर लाना चाहूं तो अभी तो हमारे पास म्यू C के रिस्पेक्ट में, तो वैसे भी C क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए तो कोई चीज टेंशन नहीं है अपने पास। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूं तो ये HC बाय फाई इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा अपने पास? ये लैम्डा ओवरऑल उधर चला जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं एज ए इक्वेशन 2 लिखे दे रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे जाके ये जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, उससे पहले ही यहां पर एक चीज और समझो कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है वर्ग फ्रैक्शन के, वर्ग फ्रैक्शन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये क्या होगा? लैम्डा हमारे लिए मैक्सिमम चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा नॉट मैक्सिमम। ठीक है, लैम्डा नॉट मैक्सिमम वह ये क्या है? अगर इसको मैं इस तरह से कुछ लिखता हूं फाई के फॉर्म में, तो ये लैम्डा नॉट मैक्सिमम, जो लैम्डा मैक्सिमम मैं लिखा हूं, लैम्डा बस समझा, मैक्सिमम मैं आपकी जानकारी के लिए बस लिख दिया हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इसे इस तरह से लैम्डा नॉट यहाँ जो है ये क्या है? यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस समझ के रखना है। ये सारी की सारी मिनिमम होगी और जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया लैम्डा क्या है, यानी वेवलेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क फ्रैक्शन के। तो ये जो हमारे पास लैम्डा नॉट होगा वो एक क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, HOLD होल्ड वेवलेंथ। ठीक है, पूरी तरह से लिखना आप लोग, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए इस तरह से लिख जाओ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वह मैक्सिमम वेवलेंथ होता है जो कि रिक्वायर होता है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या डी अटैच करने के लिए एक मेटल से, उस क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले जाते हैं। तो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर है। ठीक है, चलो लिख लो, हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, समझ आया? अब तो इसी की केस के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सप्रेशन हम लाते हैं जो कि हमारे इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन इसी के जितना हमने पढ़ा है उसी के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड भाई लोग थका देते हैं। चलो तो अब बात करते हैं आगे। तो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? मेरे लिए 3 फैक्टर्स पर 3 इक्वेशंस डोनेट करता हूं जो कि आपको ओवरऑल सारी एक्सप्रेशन को डोनेट करेंगे। जो हमारे पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जरूरी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इस सेट टू बी है E नॉट से डोनेट कर रहा हूं। ये मिनिमम एनर्जी है जो कि मुझे रिक्वायर होगी किसी भी फोटो एमिशन करने के लिए। और फर्दर जो यहाँ लैम्डा होगा ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो कि हमें रिक्वायर होगा कोई भी फोटो एमिशन करने के लिए, वो होगा लैम्डा नॉट। ठीक है, मैक्सिमम जो चाहिए ही चाहिए है। और इसके बाद जो हमारे पास एक और आ जाएगा म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा? मिनिमम, ये मिनिमम के लिए डोनेट करेगा, ये मिनिमम के लिए डोनेट करेगा, एक साइड लिख लो, और ये मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम ये जो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है फोटो एमिशन करने के लिए वो म्यू नॉट होगा। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस आप ध्यान रखना किस तरह से मिनिमम मैक्सिमम को डोनेट करते हैं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो मेरे हिसाब से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या क्या कंडीशंस है, क्योंकि हम ऐसे ही तो फोटो एमिशन नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं
ऐसे ही हम फोटो एमिशन नहीं कर सकते। तो क्या क्या कंडीशंस है, तो फर्दर मैं कंडीशंस गिना देता हूं। तो अभी ये 3 कंडीशंस मैंने बताया, उसके बावजूद भी अगर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजते हो, मान लेते हैं हम एक नॉर्मल जो हम ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजते हैं जो कि हम जानते हैं कि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट से हमारा फोटो एमिशन हो जाएगा, बट हो सकता है वो फोटो एमिशन ना हुआ हो, उस समय हमने भेजा पर फोटो एमिशन नहीं हुआ। आप बोलोगे मेरे से कि नहीं हुआ, कैसे आपने बताया था? तो यहां भी कंडीशंस है, इस कंडीशंस को भी सुनते हुए ध्यान में रखना। दैट फोटो एमिशन हो सकता है, होगा भी, हो सकता है नहीं भी होगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह का एक मेटल है, ठीक है, एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है। अब इस फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक एटम का पार्ट है। इसके एटम के बगल में एक और एटम है, इसके बगल में एक और एटम है, इसके बगल में एक और एटम है, इसके बगल में एक, इस तरह से बहुत सारे इस तरह से एटम से बना हुआ है एक मेटल। अब इस सभी मेटल्स में बहुत सारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स 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 प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं कोई एक फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजा जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, जो मुझे रिक्वायर्ड था कि मान लेते हैं कि हमने एक बहुत अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी भेजा, मिनिमम भी मत समझो, ठीक है, एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी भेजी जो एक नॉर्मल है, जो कि एक फोटो इलेक्ट्रोमिशन कर सकती है, बट उसने फोटो एमिशन नहीं किया। मान लेते हैं मैंने ये इस तरह से भेजा, इसके ऊपर टकराया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक आसानी से बाहर निकल गया मान लेते हैं, और मैंने इसी तरह से ट्रांसमिट किया जो कि इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, मैंने सोचा क्यों नहीं निकला, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फर्दर एनर्जी को गेन किया होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन किया होगा। अब इसके बाद वो कितनी होगी, वर्क फ्रैक्शन की तरह, और इस वर्क फ्रैक्शन को रिड्यूस वर्क फ्रैक्शन को ओवरकम किया होगा। वर्क फ्रैक्शन क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस वर्क फ्रैक्शन एनर्जी तक वो गेन किया, ठीक है। अब गेन करने के बाद वो ओवर एनर्जी को भी गेन कर लिया ताकि उसको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब इसने इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकलने की कोशिश, ये इससे टकराया, फिर इससे टकराने के बाद ये इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इससे टकराया, अब फर्दर इतने सारे इसका कोलिजन्स हो गए कि पूरा के पूरी एनर्जी गई खत्म, हो गई खत्म। अब यहां पास आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकला, तो ये कोलिजन के कारण एनर्जी धीरे धीरे खत्म करते गया और आखिरी में उसके पास एनर्जी ही नहीं बची बाहर निकलने के लिए। तो ये कारण ये हो सकता है कि हो सकता है आप फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस ले, उसमें ऐसा प्रोसेस करें बट एमिशन ना हो, उसे ये भी कंडीशंस बन सकती है, ठीक है। तो ये होता है एक कंडीशन। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ई है, मान ले कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन से एमिशन कर रहा है, अब उसका भी कंडीशन है, एमिशन कर रहा है तो डायरेक्टली एमिशन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके ज्यादा कोलिजन्स नहीं हो रहे होंगे, ज्यादा कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाए। तो E इज इक्वल्स टू फाई, ऐसा मैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी समझ सकता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी समझ सकता हूं, के ही समझ लो, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी समझ सकता हूं जो कि E माइनस फाई के इक्वल होगी। और फर्दर हो सकता है एमिशन हुआ हो बट इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही उसके पास खुद का कोई एनर्जी ना बचा हो, ठीक है, उससे जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन किया वो टकराते टकराते किसी भी तरह से बाहर तो निकल के पर उसके पास ओवरऑल कोई एनर्जी ना बनी हो। तो मतलब वो कौन सी कंडीशन की शो कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो एनर्जी उसके पास फर्दर ओवरऑल इधर उधर से करके बची होगी E माइनस फाई, वो E माइनस फाई एक दूसरे के इक्वल रहे होंगे, ठीक है। अब ये एक दूसरे के इक्वल है तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। तो ये कंडीशन से एक बन सकती है, हो सकता है एमिशन ना हो तो E माइनस फाई हमारा नेगेटिव फाई ही आ जाए, हो सकता है, ये भी कंडीशन है, ठीक है। मान लेते हैं हमने एनर्जी कितना सप्लाई किया 5 और वर्क फ्रैक्शन एनर्जी कितना है 10, तो अब 10 माइनस 5 कर दोगे कितना बचेगा 500 माइनस 5 तो अभी भी बच रहा है, तो नेगेटिव में भी हो सकता है एनर्जी आ जाए। तो ये कुछ कंडीशंस है। अब जो हमारे पास ओवरऑल मैक्सिमम वाले के केस के लिए है उसी वाले केस को लेकर के हम आगे बात करते हैं, जैसे कि E माइनस फाई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये एक्सप्रेशन को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसी एक्सप्रेशन के साथ। तो जैसे यही एक्सप्रेशन है, अब तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, E के फॉर्म में अगर लिखता हूं तो E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम प्लस 5, ये अच्छा लग रहा है, सुंदर सा, ठीक है। और इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हो, एच म्यू इज इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो दोनों एक्सप्रेशन आगे जाके हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, इसी को ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, आइंस्टीन्स इक्वेशंस भी बोला जाता है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला जाता है इस एक्सप्रेशन को। तो ये भी ध्यान रखना, ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो आखिरकार हमारा फिर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो ग्राफ बनाते हैं, चलो। ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखना, क्या ग्राफ किस इंटरसेप्ट पे बताएंगे हम, इसी एक्सप्रेशन के। तो जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है उसी को लेते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक ये एक्सप्रेशन है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम फाइनल मान के चल रहा हूं। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख सकता हूं। इसी एक्सप्रेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को डिफाइन कर रहा है, जो कि ओवरऑल मुझे चाहिए था। अब ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन या इक्वेशन को जो शो करता है वो किस तरह का ग्राफ बनाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। अभी जस्ट हम बनाते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। नेगेटिव इंटरसेप्ट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं तो वो क्या बनता, एक डाउन फॉलिंग ग्राफ बनता। बट ये क्या है, इसमें नेगेटिव नहीं है तो इसे अप स्ट्रीम ग्राफ बनेगा, नहीं तो ये इस तरह से बनता। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऐसे बनेगा। चलो, तो इस तरह से आ जाएगा, ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स क्या है यहाँ पास, x हमारे पास इसकी जगह यही वाला एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू क्या है, mx इज इक्वल टू e है, ठीक है, ओवरऑल, और e इज इक्वल टू h इंटू म्यू। चलो, तो ये h क्या हो जाएगा m, और यहाँ म्यू क्या हो जाएगा x। तो यहाँ म्यू हो जाएगा हमारा ओवरऑल इस तरह से, फ्रीक्वेंसी हो गया ओवरऑल। अब जो हमारे पास दो, मान लेते हैं दो मेटल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हो, वैसे तो एक मेटल के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन है, बट हम दो मेटल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। दो मेटल्स अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आने के चांसेस हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, और इसके लिए म्यू नॉट हो सकता है, इसके लिए म्यू नॉट 1 आ जाए, उसके लिए म्यू नॉट 2 आ जाए। मैं सिर्फ म्यू नॉट से डोनेट कर दे रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों मेटल्स के लिए। ये मेटल 1 के लिए हो जाएगा, ये मेटल 2 के लिए हो जाएगा। अब इसको पीछे एक्सटेंड करते जाओ, पीछे एक्सटेंड करोगे तो फर्दर इस तरह से आपको ग्राफ का देखने को मिलेगा। नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक, और सम टू बी इट्स वर्क फ्रैक्शन एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 और इसके लिए वर्क फ्रैक्शन एनर्जी 5 आ जाएगा, क्योंकि हर एक मेटल्स के लिए वर्क फ्रैक्शन एनर्जी नेगेटिव आता है, क्योंकि वर्क फ्रैक्शन एनर्जी यहाँ नेगेटिव इंटरसेप्ट की तरफ प्रेजेंट है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। -5 लिखा हुआ है, +5 नहीं लिखा है कि मैं उसको ऊपर लिख दूं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ -5 एज अ वर्क फ्रैक्शन एनर्जी क्या करता है, टोटल एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन के पास हो गया उसमें से अपनी एनर्जी पहले ही निकाल लेगा, पहले एनर्जी अपने पास रिड्यूस करा देता है। उतनी एनर्जी नहीं भाई, तू मेरी एनर्जी लेकिन नहीं जाएगा, मेरी इतने इक्वल अगर तेरे पास एनर्जी है तो तू मुझे दे दे, फिर जाके बाहर निकल, ठीक है। तो वो दे देता है, फिर बाहर निकलता है, तो इसलिए बाहर में आ रहा है तो ये नेगेटिव ही कर रहा है, तो इसको नेगेटिव इंटरसेप्ट में ही हम रखे हैं। और मिली ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, और यहाँ पर जो स्लोप होगा, आप बोलोगे स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू h है, और जनरली h क्या है, एक कांस्टेंट भी है, हमें मालूम है प्लैंक कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये हर एक मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा, और हर एक मेटल्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो बात तो क्लियर है। हर एक मेटल्स के लिए फ्रीक्वेंसी, जो एमिटिंग का फ्रीक्वेंसी होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट आएगी हर एक मेटल्स के। तो दो मेटल्स के हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल यही आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। थीटा, यहाँ θ1 और थीटा आ सकता है एंगल, चलो थीटा एंगल से, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।